हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि हुई थी 1906 में। सेकंड टॉपिक मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एंड थर्ड टॉपिक होम रूल लीग मूवमेंट। ये तीनों ही टॉपिक शॉर्ट टॉपिक हैं, बट इनके चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, इसीलिए हम इन तीनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है सी टेट, DSSB, TGT, PGT, KVS और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। सेम फॉर्मेट में चलेंगे। पहले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, देन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद इस टॉपिक पर 30 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर चाहे आप DSSB का एग्जाम दो या फिर UPSC का, आप इन तीनों टॉपिक में से अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इजीली कवर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। Formation of Muslim League 1906. In October 1906, Muslim representatives at Shimla under the leadership of Aga Khan decided to form a central Muslim organization। यानी कि अक्टूबर 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे शिमला में, अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान डिसाइड किया गया क्या, टू फॉर्म अ सेंट्रल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्यों करनी है, इसका एम क्या है, विद एन एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ढाका इन दिसंबर 1906। अब अक्टूबर के बाद में दिसंबर में ढाका में क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। President of Welcome Committee and organizers of political meetings, Nawab of Dhaka, Shalimullah Khan proposed established of an All India Muslim League। यानी कि इस मीटिंग में जो नवाब थे ढाका के, जिनका नाम था सलीमुल्लाह खान, उन्होंने प्रपोज किया क्या, स्टैब्लिश की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। अगर क्वेश्चन आए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने स्टैब्लिश किया, तो जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान ने। A 56 member temporary committee was established। यानी कि एक टेम्परेरी कमेटी बनाई गई जिसमें 56 मेंबर्स थे, विद मोजिन उल मुल्ला एंड विकार उल मुल्ला एज जॉइंट सेक्रेटरीज। आगा खान बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब जो इंडियन मुस्लिम लीग थी, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, आगा खान। इट वॉज हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर। यानी कि अभी ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसने बनाई, सलीमुल्लाह खान ने। ये कौन थे, नवाब ऑफ ढाका। अब इसके बाद जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो है आगा खान। अब ये इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको देखते हैं। फर्स्ट, टू इंक्रीज मुस्लिम लॉयल्टी टुवर्ड द इंग्लिश गवर्नमेंट। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर है इंग्लिश गवर्नमेंट। यानी कि जो मुस्लिम लॉयल्टी थी वो बढ़ानी थी इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ। सेकेंड, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ हेट्रेड, यानी कि गिरना, for other religions without hurting the main objectives of the party। यानी कि जो घृणा फैल रही है ना अलग अलग रिलीजियस के लिए, उसको हमें बंद करना है, और इस वे में बंद करना है कि जिससे जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है ना पार्टी के, वो भी हर्ट ना हो। थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एक्सपेंशन भी, फैलाव भी होना चाहिए किसका, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स का। सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वर हेल्ड एट कराची इन 1907 एंड एट अमृतसर इन 1908। अब 1906 में ये बनी है, उसके एक साल बाद में फिर नेक्स्ट सेशन होता है
जो कि कहाँ पे होता है, कराची में। उसके अगले ही साल फिर 1908 में फिर से एक सेशन होता है जो कि होता है अमृतसर में। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज डिमांडेड इन दिस सेशंस। जो ये दोनों सेशंस थे इसमें किसकी डिमांड हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट की। On 1st October 1906, a delegation of Muslim League by Aga Khan met Minto, मिंटो क्या था, इंडिया का उस टाइम पर वायसरॉय था, and demanded separate electorate for election at all level of governance। यानी कि 1 अक्टूबर 1906 में जो मुस्लिम पार्टी से इनको कौन लीड कर रहा था, आगा खान, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये मिलते हैं मिंटो से। मिंटो कौन था, वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये डिमांड रखते हैं आगा खान इनके सामने कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और वो भी हर लेवल के इलेक्शन पर, यानी कि चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो प्रोविंस लेवल हो, हमें हर एक लेवल पर क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आता है मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्सेप्टेड दिस डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। यानी कि जो इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो मिंटो ने मान ली, फिर वो रिफॉर्म लेके आए। मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आता है, 1909 में। उनकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, and Muslim were given separate electorates. In 1908, the London branch of the Muslim League was established by Sayyid Amir अली। यानी कि लंदन में 1908 में अलग से एक मुस्लिम लीग ब्रांच ओपन होती है, और वहां पर इसको कौन स्टैब्लिश करता है, सैयद अमीर अली। नेक्स्ट, मोरले मिंटो रिफॉर्म। जो हमारा मुस्लिम लीग थी वो फिनिश हो गया वो टॉपिक। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मोरले मिंटो रिफॉर्म। इन 1905 लॉर्ड कर्जन was replaced by लॉर्ड मिंटो एज वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब 1905 में हमने देखा था लास्ट क्लास में पार्टीशन ऑफ बंगाल, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अब इसकी जगह पर इनको रिप्लेस करके किसको ले आए, लॉर्ड मिंटो को, जो कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में ही आपको बता दिया है। एंड जॉन मोरले वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया देन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के बाद में लॉर्ड मिंटो को वायसरॉय बनाया गया और जॉन मोरले को क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय दीज टू। यानी कि इन दोनों ने, मोरले ने और मिंटो ने, इन दोनों ने क्या किया, मोरले मिंटो रिफॉर्म लेके आए थे, इससे रिलेटेड है मोरले मिंटो रिफॉर्म। These constitutional reforms were passed by British government and officially they were called Indian Counselling Act 1909। यानी कि जो मोरले मिंटो एक्ट आया था उसको किसने पास किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसको हम ऑफिशियली क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909, और जर्नली क्या बोलेंगे उसको हम, इट इज जर्नली नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। उसको हम जर्नली बोलेंगे मोरले मिंटो रिफॉर्म, बट ऑफिशियली, ऑफिस की लैंग्वेज में उसको बोलेंगे इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909। दोनों एक ही है। The biggest blunder of this reform was the separate electorate given to Muslim community। यानी कि जो ये रिफॉर्म आया था इसकी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या था कि इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को पास कर दिया। किसके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। According to this system, the Muslim candidates into the council were not elected by जनरल इलेक्टोरल। यानी कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा ना वो क्या होगा, डायरेक्टली क्या इलेक्टोरेट नहीं किया जाएगा, बट वर इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ जो मुस्लिम वोटर्स होंगे ना उनके द्वारा ही उसको इलेक्ट किया जाएगा। उसको जनरल इलेक्टोरेट के फॉर्म से उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा। ये था मुस्लिम कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्टोरेट। This system accepted Muslims as a separate community in India. This created many fundamental issues in India. इससे क्या हुआ, बहुत सारे fundamental issues आए इंडिया में। The unity of India was attacked and demolished in just a stroke। यानी कि जो भारत की यूनिटी थी ना, जो भारत की एकता थी, उस पर अटैक हुआ और उसको एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया गया।
Gandhiji said Morley Minto reforms has destroys us completely. अगेन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ये डी प्लस भी आपसे पूछता है कि ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी। सो गांधी जी ने कहा था कि जो मोरले मिंटो रिफॉर्म है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा हमें कंप्लीटली। ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने। सो आपका जो मोरले मिंटो है वो भी कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब है हमारा होम रूल लीग मूवमेंट। Tilak started Home Rule League in April 1916. Annie Besant started the Home Rule League in September 1916. अब देखो सन एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों ने एक ही साल में स्टार्ट किया। बट डिफरेंस क्या है, आपसे जो एग्जामिनर है वो क्या क्वेश्चन पुट आउट करेगा कि सबसे पहले होम रूल लीग को किसने स्टार्ट किया। अब सबको पता है कि होम रूल लीग कब आया, 1916 में आया। कौन लेके आया, तिलक लेके आया और एनी बेसेंट लेके आई। बट अप्रैल और सितंबर का तो बहुत कम ही बच्चों को पता होगा, इसीलिए एग्जामिनर आपसे ईयर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। और ये PYQ भी है कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया होम रूल लीग को। तो हमने पढ़ लिया है कि तिलक ने स्टार्ट किया अप्रैल में और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर में। सो इसका राइट आंसर होगा तिलक। तिलक ने स्टार्ट किया था इसको अप्रैल में। इस टाइप से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। बेसेंट थ्रो कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया एंड तिलक थ्रो मराठा एंड केसरी प्रमोटेड देयर लीग टू मासेस, यानी कि जो एनी बेसेंट थी उनके जो न्यूज़पेपर थे उसका नाम है कॉमनवेल्थ, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम है न्यू इंडिया। ये न्यूज़पेपर किसके हैं, एनी बेसेंट के। और तिलक के न्यूज़पेपर कौन से हैं, मराठा। और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मराठा न्यूज़पेपर है वो किस लैंग्वेज में है। सो ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज में है। और केसरी उनका सेकंड न्यूज़पेपर था, ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये है मराठी लैंग्वेज में। सो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मराठा कौन सी लैंग्वेज में है और केसरी कौन सी लैंग्वेज में है। और इनके न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं कि एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर कौन सा है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तिलक के कौन से हैं, मराठा और केसरी, कौन सी लैंग्वेज में है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, जोसेफ पपिस्तास वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तिलक्स होम रूल लीग एंड NC केलकर वाज इट्स सेक्रेटरी, यानी कि जो तिलक की होम रूल लीग थी उसमें जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो कौन थे, NC केलकर। जॉर्ज एंडुले वाज द सेक्रेटरी ऑफ एनी होम रूल लीग, यानी कि जो एनी बेसेंट थी उसके सेक्रेटरी कौन थे, जॉर्ज। तिलक एंड एनी बेसेंट डिवाइडेड देयर एरिया ऑफ वर्क, यानी कि जो तिलक और एनी बेसेंट थी जो लीग लेके आई थी, इन्होंने क्या किया, अपने एरिया को डिवाइड कर लिया कि पूरे इंडिया में ये वाला पोर्शन पे मैं होम रूल लीग को चलाऊंगी और इस वाले पोर्शन पे आप होम रूल लीग मूवमेंट को आप चलाओगे। सो इनके एरिया कौन कौन से थे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तिलक गोट कर्नाटका महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस। देखो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक के पास कौन कौन से एरिया थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट। बट महाराष्ट्र में जो बॉम्बे था ना वो तिलक के पास नहीं था, वो था एनी बेसेंट के पास। अब जो एग्जामिनर है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कर्नाटका और महाराष्ट्र किसके पास था, वो आपसे पूछेगा कि बॉम्बे किसके पास था, क्योंकि बच्चे क्या पढ़ेंगे कि कर्नाटका और महाराष्ट्र तिलक के पास थे। अब महाराष्ट्र में बॉम्बे आता है तो वो टिक कर देंगे कि हाँ बॉम्बे भी तिलक के पास था। बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा गया है। सो बॉम्बे तिलक के पास नहीं था, ये एनी बेसेंट के पास था। और महाराष्ट्र का जो बाकी का पोर्शन था वो तिलक के पास था, मुंबई को छोड़कर। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज पार्ट ऑफ एनी एरिया ऑफ वर्किंग, यानी कि अब जो बाकी का पोर्शन बच गया इंडिया का वो था एनी बेसेंट के पास में। बोथ लीग नेवर मर्ज बिकॉज इन एनी बेसेंट वर्ड्स, यानी कि जो दो लीग बनी हुई थी, एक तो तिलक की और एनी बेसेंट की, ये कभी मर्ज नहीं होंगी। एनी बेसेंट ने इसके लिए क्या कहा, सम ऑफ तिलक सपोर्टर्स डू नॉट लाइक मी एंड सम ऑफ माई सपोर्टर्स डू नॉट लाइक हिम, यानी कि कुछ सपोर्टर तिलक के वो मुझे पसंद नहीं करते और कुछ मेरे सपोर्टर हैं वो तिलक को पसंद नहीं करते। दिस डज नॉट मीन वी बोथ हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई द्वंद्व है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा है। In Home Rule League movement, both Tilak and Annie Besant had same meaning of स्वराज। यानी कि जो उनका होम रूल लीग मूवमेंट था ना, चाहे वो तिलक का था चाहे वो एनी बेसेंट का था, उन दोनों के लिए स्वराज का एक ही मतलब था, जो कि था डेट इज टू गेट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल एंड प्रोविंस लेवल। यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाना है सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंस लेवल पर भी, अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, एंड टू हैव ट्रीटमेंट लाइक white ruled states like Canada and Australia, which were dominant status of British. Annie Besant described Home Rule movement in her paper Commonweal। यानी कि एनी बेसेंट ने डिस्क्राइब किया होम रूल मूवमेंट को अपने न्यूज़पेपर में, जिसका नाम था कॉमनवेल। कब किया? ऑन 2 जनवरी 1914। Under this program was made for religious freedom, education, national education, social and political reform, keeping in mind the objective of self-government under the British Commonwealth। उनके जो प्रोग्राम थे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको बताया गया कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट, The movement was very famous in India during the First World War। अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइम पर, कौन से ड्यूरेशन में जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो फेमस हुआ। सो वो टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। Lucknow session of 1916 was an excellent occasion for Home Rule League movement to show their mighty। यानी कि जो 1916 का लखनऊ सेशन था वो एक एक्सीलेंट ओकेजन था मूवमेंट होम रूल लीग मेंबर्स के लिए, अपनी जो उनका वर्क था वो दिखाने के लिए। सपोर्टर्स ऑफ तिलक मेड द ट्रेडिशंस ड्यूरिंग दिस टाइम which were followed by Congress for the next few years. A train was reserved to transport the supporters of Tilak to Lucknow। यानी कि एक ट्रेन को रिजर्व किया गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए तिलक के सपोर्टर्स को लखनऊ में। Some people named the train, कुछ लोगों ने उस ट्रेन का नेम रखा कांग्रेस स्पेशल, and some people named it as Home Rule Special। George Organization, Minister of Peasant Leagues, asked their supporters to show their presence at Lucknow in huge number। यानी कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, उसके जो सेक्रेटरी थे जॉर्ज, उसने भी बोला अपने सपोर्टर्स को कि आप भी शो करो अपने प्रेजेंस को लखनऊ में जो सेशन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी was established in 1875 by Colin Olcott and Madam Blavatsky। Annie Besant became its member in 1889। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी 1875 में और एनी बेसेंट भी उसकी मेंबर बनी 1889 में। हमारा होम रूल लीग का जो ये टॉपिक था ये भी यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या ये फाउंडर थी उसकी? या थर्ड स्टेटमेंट, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या ये एक बार प्रेसिडेंट बनी थी? देखो जब मैंने आपको आईएनसी वाला सेशन कराया था उसमें बताया था कि जो एनी बेसेंट थी वो क्या थी, फर्स्ट फीमेल थी जो क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी के सेशन की। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें तो हमने अभी देखा था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी फाउंडर नहीं थी, बट आगे चलकर इसकी मेंबर बन गई थी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली। अभी हमने देखा था कि कौन सा सेशन था, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो होम रूल के सपोर्टर्स थे उन्होंने अपनी पावर को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया था। ऑप्शन ए
लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916, या बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1920, या सी फर्स्ट यूपी फार्मर्स एसोसिएशन हेल्ड इन 1918, या डी जॉइंट AITUC एंड NTU सभा एट नागपुर इन 1938। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की 1916 में, उसमें इन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपनी पावर को। सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? ये भी हमने देख लिया। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। सो इसका आंसर भी सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरले मिंटो रिफॉर्म। अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको वो IAS P के क्वेश्चंस हैं। अब आप देख सकते हो कि जो आपका लेवल है वो कितना इंक्रीज हो गया। अब मैंने आपको टॉपिक कवर कराया, उसके बाद में हमने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, seats of discard were in which event during national movement and which eventually divided the country? ऑप्शन नंबर ए स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, यानी कि कब हमारी जो कंट्री थी उसको डिवाइड करने का बीच बो दिया गया था, कौन सी मूवमेंट में? बी डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905, या सी खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, या डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गांधी जी ने भी क्या बोला था, उन्होंने भी कहा था ना कि जो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म है या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए, ये क्या करेगा, हमें क्या करेगा, डिवाइड कर देगा और हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके साथ में क्या बोला गया था कि इसने हमारी इंडिया की जो यूनिटी है ना उसको एक झटके में ध्वस्त कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? सो ऑप्शन नंबर ए आगा खान। अगर मैं से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके फाउंडर कौन थे इंडिया में, और अगर मैं पूछूं कि फॉरेन में इसके फाउंडर कौन थे, ये मुझे आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the Indian freedom struggle, which one of the following statement is not correct? हमें नोट पर ध्यान देना है कि हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए हकीम अजमल खान was the one of the leader to start our nationalist and militant RR movement. Option B, when the Indian National Congress was formed, Syed Ahmad Khan opposed it. Option C, the All India Movement League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate. देखो यहाँ पर उन्होंने अपोज नहीं किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट तो उनकी डिमांड थी। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो आगे हमें जाना ही नहीं है, डायरेक्ट अपने आंसर को चूज करना है और आगे बढ़ना है जिससे हमारा टाइम सेव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a London branch of the All Indian Muslim League was published in 1908 under the presidency of Aga Khan, Amir Ali, लियाकत अली खान, या फिर M.A. जिन्ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीग रेफर्स टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टुगेदर विद द एम टू बिंग टू अचीव। रीजन था इसका, ओनली द मुस्लिम लीग हैज द राइट ऑफ सच टाइप। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी मिंटो, सी मोरले, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ये कहाँ के नवाब थे? ढाका के। और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आगा खान। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। सो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें लेट्स ग्रो को, और उसके साथ में ही प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।